तो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, जी हाँ, पाई का मान 22/7 नहीं होता, जो कि हम अक्सर पढ़ते आए हैं। अभी आप आश्चर्य कर रहे होंगे ना, पूरा वीडियो देखिए, अंत में आपको एकदम क्लियर होगा। और मैं तो यहाँ तक भी कह दूँ कि जब हम कभी देखते हैं सर्किल को क्लोज लूप माना जाता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं और साइंटिफिक अप्रोच के साथ कि सर्किल जो हमारा वृत्त है ये परफेक्ट क्लोज लूप नहीं होता। जी हां दोस्तों, अब आप हमारे साथ वीडियो देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा यहाँ से। नमस्ते बच्चों, मैं विकास वर्मा आपका स्वागत करता हूँ सरकारी स्कूल्स, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो आज हम बात करेंगे पाई के बारे में। क्या है पाई? तो आप ध्यान करिए, जब कभी भी हम स्कूल में सर्किल यानी वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, एक अजीब सी चीज आती है, वो है पाई। क्या है ये पाई? पाई का मान क्या है? आखिर कहाँ से पाई आई जो हमको बार बार परेशान कर रही है, यहाँ तक कि जिसने बहुत महान गणितज्ञ और वैज्ञानिकों को आज भी परेशान किया हुआ है, या आज भी एक रहस्य की तरह है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज भी किसी को नहीं पता। और क्या आप जानते हैं, जैसे हम सभी अपना बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही पाई डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, तो ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये सब जानकारी आपको आज के वीडियो में प्राप्त होगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने पे आपको आज एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी कि अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो अगर आप ये आज ही जान जाएंगे तो आपको एजुकेशन में एक सोचने का तरीका बदल सकता है बच्चों। और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक सोचने का दृष्टिकोण दे सकते हैं, कैसे हम साइंटिफिक अप्रोच और वैज्ञानिक और गणित के जो बेसिक चीज़ हैं उनको प्रयोग करके किसी भी समस्या को समाधान की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पाई को जानने से पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से सबसे पहले अपने पूर्व ज्ञान को दोहराते हैं। आप स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर, यहां पे 3 स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको 3 स्क्वायर दिख रहे होंगे, ठीक है। इस स्क्वायर का जो साइड A1 है वो सपोज करते हैं 2 है, ये A2, 4, A3, 8, ओके। अब इसका जो पेरीमीटर होगा P1 कितना होगा? परिमाप चारों भुजाओं का योग 2 + 2 + 2 + 2, ये 8, ये 4, 8, 12, 16, P2 16 एंड P3 32 यूनिट सेंटीमीटर या मिलीमीटर, कुछ भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब पेरीमीटर और साइड यानी भुजा का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात हमारा हो जाएगा P1/A1, P2/A2, P3/A3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 32/8। कैलकुलेट करके ये क्या वैल्यू देगा? 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4 एंड फाइनली यहां से भी 4। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया, इस उदाहरण से हमको समझ में आया कि कोई भी वर्ग जो होगा उसमें पेरीमीटर और साइड का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्ट 4 आ रहा है। तो किसी भी स्क्वायर के लिए हम कह सकते हैं कि P/A इज इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर? यहां से P इज इक्वल टू 4A, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर में पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालने के लिए।
यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसी का यूज हम सर्किल पे करते हैं। अब यहां पर हम कुछ सर्किल ड्रॉ करते हैं, छोटा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल। इस सर्किल का डायमीटर D1, D2, D3, इसका सरकमफ्रेंस C1, C2, C3। अब जिस प्रकार स्क्वायर में हमने रेशियो निकाला था पेरीमीटर और साइड का, यहां पे रेशियो निकालेंगे सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। क्यों? क्योंकि सर्किल में डायमीटर होता है और सरकमफ्रेंस। तो यह C1 अपॉन D1, C2 अपॉन D2 एंड C3 अपॉन D3। तो बच्चों, जिस प्रकार स्क्वायर में पेरीमीटर और साइड का रेशियो परफेक्टली निकालने पे 4 आता है, एकदम एग्जैक्ट 4, यहां पे जो रेशियो आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है। बच्चों, यहां पे रेशियो कुछ इस प्रकार आता है, लेकिन यहां पे 3 समस्याएं आ गई। पहली प्रॉब्लम ये आ गई कि ये डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। किसी भी सर्किल में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालने पे किसी भी सर्किल में एग्जैक्ट वही रेशियो आएगा। प्रॉब्लम ये एक डेसिमल नंबर है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आगे बढ़ता जाता है, कभी भी ये अंत नहीं होता, अनंत तक है, इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। आप कितना भी करो, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। ये दूसरी प्रॉब्लम। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि जो भी नंबर आ रहे हैं वो रिकरिंग नहीं है, मतलब एक दूसरे को दोहरा नहीं रहे। ये 3 प्रॉब्लम आ गई। लेकिन चलिए अब हम यहां से ये देखते हैं कि किसी भी सर्किल के लिए जो सरकमफ्रेंस अपॉन डी होगा उसकी वैल्यू 3.1415926 समथिंग आएगा। यहां तक हम सब समझ गए। तो ये जो वैल्यू आ रही है यही वैल्यू पाई के बराबर है। एक्चुअली हुआ क्या, ये वैल्यू देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इस वैल्यू को बार बार कौन याद कर पाएगा, इसीलिए क्या हुआ, इस वैल्यू को एक सिंबल से डिनोट किया गया। और वो सिंबल कौन सा है, पाई। ये ग्रीक अल्फाबेट, जैसे हमारी अल्फाबेट इंग्लिश में क्या होता है ABCD XYZ, या हिंदी में आ बा सा, इसी प्रकार ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर, 16वां लेटर पाई है। तो इस रेशियो को पाई से डिनोट किया गया। तो ये C/D इज इक्वल टू पाई बन गया। तो ये पाई की उत्पत्ति यहां से हुई। इसका मतलब पाई क्या हुआ, पाई की वैल्यू क्या हुई, किसी भी सर्किल में सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि और डायमीटर यानी कि व्यास का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो पाई के बराबर होता है। पाई इज इक्वल टू C/D। तो बच्चों, इस प्रकार हम ये तो समझ गए कि पाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पाई एक्चुअली में होता क्या है। अब हम एक्चुअल मीन इसका समझते हैं कि पाई को अप्लाई कैसे करते हैं, या पाई एक्चुअल में है क्या। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ये हमारा सर्किल है और ये इसका डायमीटर है, सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। अब हम क्या करते हैं, इस डायमीटर, जो भी डायमीटर की लेंथ है उसके बराबर की यहां पे एक इसी डायमीटर को ड्रॉ करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस डायमीटर को यहां से बेंड करने की कोशिश करते हैं, आलम देके बेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां सर्किल के डायमीटर की लेंथ d है, यहां भी जो लेंथ है वो d है, और जो बेंड करने के बाद वही चीज है तो इसकी लेंथ भी d ही आ जाएगी।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आकृति हमें, ये जो चाप या आर्क हमें प्राप्त हुआ है, इस आर्क को यहां पे फिट करते हैं। मैं बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल मतलब क्या होता है पाई का। तो देखिए, इस आर्क को यहां पे फिट करते हैं। सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं और ये यहां तक आया, वन पीस, एक पीस और उठा के लाते हैं डी लेंथ का ही, ये सेकेंड पीस और लाते हैं, देखते हैं कहां तक आता है, ये थर्ड पीस। अब आप देखिए बच्चों, 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, इस डी लेंथ का जो डायमीटर है उसको जब हम सरकमफ्रेंस पे रख रहे हैं तो 3 कंप्लीट पार्ट आ गए, बट ये कुछ रिमेनिंग बच गया। अब आप C अपॉन D इक्वल टू पाई होता है, और पाई की वैल्यू अभी हमने क्या देखा था, 3.141559, इस प्रकार की कुछ एक वैल्यू देखी थी। अब आप यहां से देखिए, पाई क्या है, 3 कंप्लीट है, 1 2 3 पार्ट कंप्लीट एंड रिमेनिंग डेसिमल पार्ट। तो एक्चुअली ये यही पाई है, यानी कि जब कभी भी हम सरकमफ्रेंस पे डायमीटर को रख रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे उसी सर्किल की डायमीटर को रख रहे हैं, तो 3 एग्जैक्ट पार्ट आ रहे हैं, 3 एग्जैक्ट पार्ट आ रहे हैं, और कुछ पोर्शन फ्रिक्शन पॉइंट में आ रहा जो डायमीटर का 0.14159 इस प्रकार का है। अब आप एक्चुअल में समझ रहे होंगे क्या है, यानी कि हमारा पाई क्या है, पाई जो है वो C अपॉन D रेशियो है, यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। और इस प्रकार अगर हम कहें कि सरकमफ्रेंस क्या है, तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो डायमीटर का पाई टाइम्स होता है, यानी कि किसी भी सर्किल की सरकमफ्रेंस उसकी डायमीटर की पाई गुनी होती है, या 3.1415 डैश गुनी होती है। तो ये हम एक्चुअल में समझ रहे हैं कि क्या है पाई, या सी डी और पाई का रिलेशन क्या है। तो अब बच्चों मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद आपको आश्चर्यचकित कर दे। आपने हमेशा सुना सर्किल एक क्लोज लूप होता है, मींस जहां से शुरू हुआ वहीं पे एंड पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर हम आइडियली या आदर्श की स्थिति में देखें तो बच्चों कभी भी सर्किल क्लोज लूप नहीं होता। जी हाँ, आपको अभी लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, कभी भी सर्किल क्लोज लूप नहीं होता। देखिए कैसे, यहां से आप देखिए C इक्वल टू पाई इंटू डी, यानी कि सरकमफ्रेंस पाई पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेके, ये मेरा एक सर्किल है जिसकी डायमीटर 7 है, 7 सर्किल है तो डायमीटर इसका 7 है। अब इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, यानी कि पाई इंटू 7। अब बताइए, कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू रख दिया पाई की 3.14 गुणे 7, एक स्टूडेंट ने रख दिया 3.1415 इंटू 7। अब बताइए किसका मान ज्यादा होगा, C1 या C2? C2 इज ग्रेटर देन C1। रेडियस या डायमीटर सेम है, लेकिन C और C1 और C2 की वैल्यू, सरकमफ्रेंस की वैल्यू चेंज आ रही है, एक की ज्यादा एक की कम है। किस पे डिपेंड कर रहा, पाई की वैल्यू पे। यानी कि कभी भी कोई भी सर्किल कंप्लीट लूप या क्लोज लूप में हो ही नहीं सकता। किसी भी ज्ञात डायमीटर या रेडियस के थ्रू जब कभी भी हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो चूंकि पाई पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो कभी भी कंप्लीट सर्किल हो ही नहीं सकता। ये एक आदर्श की स्थिति है कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हम लोग क्लोज लूप में ही मानते हैं, लेकिन ये जब कभी भी हम एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने पे कभी भी
क्लोज लूप नहीं होगा। यहां से आपको क्लियर होगा। अभी कुछ एक और उदाहरण ले देते हैं, वहां से आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा। हमने आपसे कहा कि कोई भी सर्किल परफेक्ट सर्किल नहीं हो सकता। आइए एग्जांपल लेते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। सपोज करिए ये D है और सरकमफ्रेंस इसका C है, तो C = C/D = पाई होता है। यहां तक हमें क्लियर है। C = पाई × D हो गया। अब एक सेकेंड के लिए सपोज करिए कि D की वैल्यू 1 है सेंटीमीटर, तो C की वैल्यू हो जाएगी पाई × 1, C की वैल्यू हो जाएगी पाई। यहां से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट सर्किल परफेक्ट लूप नहीं हो सकता। एक बच्चे ने C की वैल्यू पाई 3.14 रखी, यानी कि हमारा सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो 3.14 बन गया। दूसरे बच्चे ने C की वैल्यू 3.1415 रख दी। पाई की वैल्यू है ना, C = पाई, चूंकि D की वैल्यू 1 है, 1 सेंटीमीटर का हमारा डायमीटर है। अब बताइए ये ज्यादा या ये ज्यादा है ना, तो हमारा सर्किल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। किसी तीसरे, ये C1 बच्चा, C2 बच्चा, किसी तीसरे ने क्या कर दिया, 3.141592 ऐसे करके यहां तक वैल्यू रख दी। अब ये C3 सबसे ज्यादा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो पाई की जितनी अनंत वैल्यू लाते जाएंगे सरकमफ्रेंस थोड़ा बढ़ता जाएगा। जब पाई की अनंत वैल्यू ही नहीं है तो कभी भी ये सरकमफ्रेंस इस बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्ट पॉइंट ये है, तो कभी भी ये टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब परफेक्ट वैल्यू ही पाई की नहीं है तो परफेक्ट सरकमफ्रेंस कैसे हो सकता है कि जो बिगिनिंग के पॉइंट को टच कर जाए। इसीलिए ये क्लोज लूप नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 सर्किल, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए 3 सर्किल लेते हैं। ये छोटा सर्किल, थोड़ा सा बड़ा सर्किल और बड़ा सर्किल। इस सर्किल का डायमीटर D1 = 7 यूनिट, कुछ भी आप मान सकते हैं। ये D2 = 14 और यहां पे D3 = सपोज करिए, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक कन्वीनियंट के तौर पे हमने ये एग्जाम्पल लिया है। अब यहां पे देखिए C क्या होता है, C की वैल्यू क्या होती है, C/D = पाई। इस हिसाब से C की वैल्यू होती है पाई × D। C की वैल्यू पाई × D, तो यहां से C की वैल्यू बताइए क्या होगा। C की वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू पाई × 7, 3.14 × 7। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 21.98। इसकी वैल्यू 21.98 आएगी। लेकिन जैसे ही हम पाई की वैल्यू 3.1415 आगे लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 21.99 के आसपास। अब हम इसको अपनी सुविधा के लिए लिख देते हैं 22। ये लगभग लिख रहे, लगभग बराबर है 22 के, इसीलिए यहां पे भी C2 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 44 एंड C3 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 66। अब हम क्या करते हैं, फिर से रेशियो लेते हैं C1/D1, तो C1/C1 की वैल्यू 22/7, यहां से C2/D2 44/14, C3/D3 66/21। इसका रेशियो निकालिए। ये तो एग्जैक्ट है, ये डिवाइड होके आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 7 एंड 22/7, ये भी हो जाएगा, 3 से करेंगे
अपॉन 7, तो 22/7 22/7 C/D, यानी कि C/D की वैल्यू 22/7 आ रही है। इसीलिए जब कभी भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो देखते हैं कि 22/7 रख रहे हैं C/D, जो कि पाई होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ याद करिए, ये लगभग 22 है, लगभग, इसीलिए यहाँ पे हम C/D लगभग 22/7 रखेंगे, यानी कि पाई लगभग 22/7 के बराबर होती है। एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, कभी भी याद रखिए, कोई भी पूछे एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती। यहां से आप देख लीजिए, एक एक स्टेप करके उदाहरण से बता रहे हैं आपको। जैसे पाई की वैल्यू चेंज करेंगे, जो वैल्यू होती वो बढ़ती जाती है। तो पाई, कोई भी पूछे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं खोज पाए। ये सुपर कंप्यूटर और बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर का यूज करके भी मिलियन ट्रिलियंस कैलकुलेशन करने के बाद भी अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो इससे पहले जैसे हमने क्या कहा था, इससे पहले हमने कहा था किसी भी सर्किल, कोई भी सर्किल परफेक्ट सर्किल नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहां से आप फिर से देख लीजिए, किसी भी डायमीटर के लिए उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो चेंज हो रहा, पाई पे डिपेंड हो रहा है। तो जब पाई की ही परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो क्या सरकमफ्रेंस की परफेक्ट वैल्यू हो सकती, नहीं हो सकती ना है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने इतना समझा कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.1415926 एंड सो ऑन है। ठीक है, और पाई लगभग 22/7 के बराबर भी है। दो चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब हमने बात किया था कि पाई डे भी होता है। कब मनाया जाता है पाई डे, क्यों मनाया जाता है, इसको देखिए। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, वो भी 1:59। अब हम देखते हैं पाई डे क्यों मनाया जाता है। तो यहां से देखिए, ये है 3rd मंथ, इसको हम 3 जनवरी फरवरी मार्च बोलेंगे, और ये 14 तारीख, यानी कि 14 मार्च को 1:59 पर 1:59 पर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप यहां से याद करिए, इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिए। क्या, मार्च में 14, यानी कि 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिन मनाया जाता है। ये वैल्यू से ही पाई डे आया है। तो ये वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब हम समझते हैं पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यानी कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, पाई की वैल्यू 3.1412653 etc. ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। जो हमारा पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसीलिए पाई जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसीलिए पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। कोई भी पूछेगा पाई क्या है, पाई का मान अनंत तक जाता है, किसी भी अंक का किसी निश्चित क्रम पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, पाई इरेशनल है। अब हम बात करते हैं कि पाई को जो लगभग वैल्यू 22/7 है, ये क्या है। तो 22/7 से आपको दिख रहा होगा P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में है। इसीलिए 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। और अब 22/7 का मान देखते हैं, आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा, इसका मान भी होता है 3.14। यहां तक मान एकदम बराबर होता है। इसके बाद थोड़ी सी स्लाइटली वैल्यू चेंज हो जाती है, वो क्या होती है 2857।
3 1 4 2 8 5 7 3 4 2 8 5 7 इन्फिनिटी। अब देख रहे हो इतना मान सर को कैसे याद, यह याद नहीं है, लॉजिक 3.14285 3.14285 3.14285 रिपीट कर रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग, पुनरावृत्ति हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। इसीलिए 22/7 जो कि पाई के लगभग वैल्यू होती, पाई के बराबर नहीं होती, 22/7 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.141292653 etc अनंत तक, वो एक इर्रेशनल नंबर हो गई। यहां तक समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने पाई के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया, बहुत सारे जो हम लोगों को डाउट्स होते हैं उसको क्लियर कर लिया। सबसे पहले क्या है, पाई एक रेशनल नंबर है, तो आज हम लोगों ने पाई के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। पाई क्या होती है, पाई सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर यानी कि C/D होता है, जो कि रेशियो होता है परिधि और व्यास का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है वो डायमीटर का पाई गुना होती है, या डायमीटर का 3.14 गुना होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है, और पाई एक अपरिमेय इर्रेशनल संख्या है, जबकि जो 22/7 है वो रेशनल है। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो लगभग पाई के बराबर होती है। और हमने कहा था कि पाई एक रहस्य, आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य, क्यों? क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी आज भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। पाई की कुछ वैल्यू जो हम प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई ये वैल्यू, इसके आगे अभी भी पाई की गणना हो रही है, तो अभी भी पाई जो है वो एक रहस्य है। तो अगले वीडियो में फिर हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।